तो ये लेक्चर नंबर 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो करेंगे मेन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इससे अगले वाले लेक्चर में होगा। तो जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये हमें ज़रूरत पड़ी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, या हैमिल्टोनियन की या लैग्रेंजियन की, क्योंकि हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन हम स्टडी करेंगे इसमें मेन। उस हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स किसके इस्तेमाल होते हैं? वो वेलोसिटी के और पोजीशन के जनरलाइज। जैसे पोजीशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते थे न्यूटोनियन फिजिक्स में, और वेलोसिटी को बी से डिनोट करते थे। तो यहाँ पर हम आर से और बी से डिनोट न करके दूसरे कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे, जिन्हें हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी न्यूटोनियन में, उसमें ये थी कि चीज़ों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया गया था, जबकि करना चाहिए था एनालिटिकली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज विद द न्यूटोनियन प्रोसीजर इज दैट द मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज ट्राइड टू रिजॉल्व ज्योमेट्रिकली रेदर देन एनालिटिकली। तो एनालिटिकली करने के बजाय क्या किया गया था? ज्योमेट्रिकली किया। एनालिटिकली करने के बजाय कैसे किया गया था? ज्योमेट्रिकली किया गया था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। ज्योमेट्रिकल में क्या प्रॉब्लम है? ज्योमेट्रिकल में एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं चल पाती है, एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं चल पाती, ये प्रॉब्लम होती है। इन केस ऑफ कांस्टेंट मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिस पे कोई कंडीशन लगा दी जाती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट मोशन। ठीक है। In case of constant motion, the determination of all the unimportant reaction forces is a great nuisance in the Newtonian approach. ठीक है। तो कांस्टेंट मोशन जो है, इन केस ऑफ कांस्टेंट मोशन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द अनइम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जो बेकार के रिएक्शन थे, ठीक है, तो उनको जो है हटाना चाहिए था। तो उनको हटाने के लिए जो है ये इसमें बेकार की चीज़ें जो हैं ली गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज पोज्ड बाय द न्यूटोनियन स्कीम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ कांस्टेंट मोशन। तो जो कांस्टेंट मोशन की प्रॉब्लम थी वो सही से नहीं सॉल्व हो पा रही थी इसमें क्या नाम, न्यूटोनियन में हो ही नहीं पा रही थी सही से। क्या हो पा रही थी? जो सिंपल मोशन था, है ना, सिंपल लिनियर मोशन, वो प्रॉब्लम हो जा रही थी। जहाँ कांस्टेंट जब कोई कंडीशन लगा दी गई मोशन पे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए न्यूटोनियन फिजिक्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, या हम इसको कहते हैं लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, है ना। मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय डीएलेम्बर्ट, है ना, लैग्रांज, है ना, हैमिल्टन एंड अदर्स। In the Lagrangian formulation, the generalized coordinates used are position and velocity. अब इसमें दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, किसमें? लैग्रेंजियन में। ठीक है। लैग्रेंजियन जो होता है आपका ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में अगर लिखना है लैग, है ना, रांजियन, ठीक है, लैग्रांजियन ऐसे लिखते हैं। तो ये बाहर के नाम है, फिजिक्सिस्ट हैं ये, लैग्रांजियन, है ना, इस तरीके से लैग्रांजियन ये है। तो लैग्रांजियन वो लोग बोलते हैं, लाग्रेंजियन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो लैग्रेंजियन में जो फॉर्मूलेशन है, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो पोजीशन एंड वेलोसिटी होते हैं। पोजीशन का मतलब आर और वेलोसिटी का मतलब वी। इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ इस्तेमाल होगा। रिजल्टिंग इन द सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो और इसमें क्या मिलता है हमें? ये मिलता है सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है इसमें, ठीक है। सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप समझ रहे होंगे जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। While in the Hamiltonian formulation, the generalized coordinates being position and momentum। अब आप ध्यान रखेंगे, हैमिल्टोनियन यानी फॉर्मूलेशन सबने अलग अलग दिया, लैग्रेंजियन ने अपना फॉर्मूलेशन दिया, उसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या थे? पोजीशन एंड वेलोसिटी, और ये सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन था, उसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या थे? पोजीशन एंड मोमेंटम, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है जिनको सॉल्व करना होता है हम। तो ये इंट्रोडक्शन है इसका।
अब सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब क्या होती है, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस पी और ये x का फंक्शन होता है पी बाई इक्वल टू क्यू, इस तरीके की होती है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पी जो है पी भी लिखते हैं लोग, सिंपल होता है। और अगर डबल का है तो ये होता है सेकंड ऑर्डर का डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस पी और x का फंक्शन होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू और बाई क्यू एक्स का फंक्शन होगा इज इक्वल टू आर। ये क्यू और आर जीरो भी हो सकते हैं तो होमोजीनियस हो जाएगा। ये है लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और ये है लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन मिलेगी आपकी लैग्रेंजियन में और ये मिलेगी हैमिल्टोनियन में। तो ये इस तरीके की चीज़ें आती हैं, यानी जो ये न्यूटन में इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। न्यूटन में क्या था कि न्यूटन में सिंपल लिनियर मोशन था, वहाँ पर एक्सीलरेशन की कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात होगी तो यहाँ पर न्यूटन की जो थ्योरी है वो काम नहीं करती है। चलिए अब आगे बढ़िए। तो अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर 2 डायमेंशनल है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, 3 डायमेंशनल है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं। हम यहाँ ज़्यादातर 3 डायमेंशनल की बात करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स 2D की बात करें तो आर थीटा होते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जब बात करते हैं तो अब 3D में ही काम करेंगे। इसके होते हैं कोऑर्डिनेट रो थीटा जेड, ठीक है। और स्फेरिकल अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये होते हैं आर थीटा और फाई, ठीक। ये अब इनका हम कन्वर्सन भी आपको बताएंगे एक दूसरे के किस तरीके से, रिलेशन बिटवीन वेरियस कोऑर्डिनेट्स टू अदर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ये चीज़ें बहुत आपको जानकारी के लिए हैं, ये चीज़ें आती नहीं, लेकिन इन चीज़ों को नहीं जानते रहेंगे तो आगे फिर समझ पाना आसान नहीं होता है। 2 डायमेंशनल कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये आप लोग सब जानते होंगे, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्योंकि इस तरीके की जब हम जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये आपका जो है एंगल ले लीजिए आप, जो है इस तरीके से एक प्लेन बना दीजिए और प्लेन में आपका जो है इस तरीके से यहाँ पर कोई पोजीशन है पार्टिकल की पी एक्स वाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये आपका जो है वाई एक्सिस का पॉइंट है ये। तो ये जो है ये डिस्टेंस एक्स होती है, ये डिस्टेंस वाई होती है और ये एंगल थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स, ये निकाल सकते हैं। तो ये आता है यही वाला, ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई भी निकाल सकते हैं यहाँ से, सिंपल है ये, बहुत पढ़े ही होंगे 9th क्लास में, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्योंकि यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण, तो इस तरीके से आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो यहाँ से ये मिल जाता, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगर डिवाइड कर दो तो ये मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसको रिजल्टेंट कहते हैं और इसको जो है आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट कहते हैं, राइट। चलिए, सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया 2 डायमेंशनल कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू रो साइन थीटा, और जेड इज इक्वल टू जेड होता है। यहाँ से आप इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो रो मिल जाएगा, और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इतनी आएगी, tan इनवर्स में साइन में निकालोगे तो इतनी आ जाएगी। ये फार्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्फेरिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स इतना होता है, ये ध्यान रखिए सब फार्मूले, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इनका आप जब स्क्वायर करोगे तीनों का तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू, और थीटा करोगे तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा। क्योंकि थीटा आप करोगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ थीटा है और इन तीनों से थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, tan थीटा निकालना होगा। तो tan थीटा देखेंगे हम कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से, और यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा जब डिवाइड करेंगे तब। तो जब डिवाइड करोगे आप तो जो है यहाँ से निकल जाएगा, फिर हो सकता है उसमें दूसरी वैल्यू आएगी कोई, तो उसको रिप्लेस करेंगे तो वाई भी आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, दिक्कत हो तो बताइएगा तो बता देंगे।
एंड फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो एंगल हैं थीटा और फाई, तो थीटा का एक ये आएगा, एक फार्मूला ये आएगा, ये फाई जिसमें होगा उसके लिए निकलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ दोनों फाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे इससे तो ये फार्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये देखिएगा, कर लीजिएगा वेरीफाई। फॉर द सेक ऑफ जनरलिटी वी मे राइट रिलेशंस बिटवीन स्फेरिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज। तो अब इनको हम सबको कैसे लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू एक्स आर थीटा फाई, ये आपका स्फेरिकल हो गया, एंड y इज इक्वल टू आर थीटा फाई, z इज इक्वल टू जेड आर थीटा। ये कुछ नहीं, इसको जनरलाइज करने के लिए ऐसे लिखा गया है। तो इसको तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू आर थीटा फाई। इफ़ वी कंक्लूड द टाइम वेरिएबल, अब अगर इसमें हम टाइम वेरिएबल को इंक्लूड कर दें तो t और आ जाएगा, r इज इक्वल टू आर थीटा फाई t, है ना, ये हो गया। अब हम जनरलाइज करना चाहें, मोर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं Q1, इसको Q2, इसको Q3, टाइम वैसा ही रहेगा। तो R इज इक्वल टू आर Q1, Q2, Q3 और T, ये आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम इन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि चार अगर कोऑर्डिनेट हैं तो R इज इक्वल टू आर Q1, Q2, Q3 और T। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो इसी को और जनरल फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और हम जो क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, आगे है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा ही आएगा आगे। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर पार्टिकल्स इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कोऑर्डिनेट हमें चाहिए किसी सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो ये कहें कि अगर किसी पार्टिकल को से मतलब फ्री घूमने दिया जाए, तो वो अगर पार्टिकल फ्री घूमेगा तो इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि एक्स वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है ना, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन इसकी, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजीशन और कन्फिग्रेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ दीज वेरिएबल्स मस्ट बी कंपैटिबल विद द कांस्टेंट्स। ठीक है ना, तो दूसरी चीज़ ये हो गई, वही मतलब है कि किसी पोजीशन को या कन्फिग्रेशन को जो है हम फिक्स करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल हमें चाहिए उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। है, जैसे कोई पक्षी अगर उड़ रहा है हवा में तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो फ्री है वो, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, अगर वो स्पेस में है तो स्पेस में है, एक पक्षी है तो एक पक्षी है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि वो जो है पूरा स्पेस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। लेकिन अगर उसी पक्षी को जो है पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया जाए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 नहीं होगी, क्योंकि उस पर कंडीशन लग गई। ठीक है ना, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन है। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल किया गया है कि अगर हमारे पास ये हम वेरिएबल हैं U1 से UN तक, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट्स ये हैं C1 से C2N। अगर C1 U1 और ये सब 0 हैं, ये कब होगा, जबकि C1 और C2 CN सब 0 हो जाएं। ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट होगा तभी तो वो फ्री होगा, नहीं तो वो फ्री नहीं होगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन है ना। अब इसके एग्जाम्पल जब आप करेंगे तो और समझेंगे। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई ए सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कोई पार्टिकल जो है स्पेस में मूव कर रहा है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट मिनिमम चाहिए, 3 x y z। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर स्पेस में फ्री घूम रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी, 3 से कम नहीं होगी। अब अगले वाले क्लास में हम और इसके कुछ जो एग्जाम्पल्स देंगे और चीज़ें बताएंगे। तब तक आप इतने को स्टडी करिए। ओके, थैंक यू।